वापस भारत आ गए हैं। लेकिन इन 3 देशों की यात्रा इतनी ज्यादा उनकी लोकप्रिय रही है जिस पर सभी की निगाहें टिकी रही। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो पीएम मोदी को दावोस करके भी पुकारा और इसी के दौरान वहां पर मौजूद विदेश मंत्री ने भी इस दौरान मुस्कुराहट के साथ में अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी को लेकर पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सीधे करेंगे चर्चा। यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है दोस्तों। 3 दिवसीय दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे और जब मंच से प्रधानमंत्री एल्बानीज ने आमंत्रित किया मिस्टर मोदी इज बॉस, तो जाहिर हो गया कि भारत अब विदेशी नीति के किस मुकाम पर है। मोदी की धमक देश में ही नहीं, अब विदेशी मंच पर भी है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की तुलना ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से की है, तो आमतौर पर गंभीर रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मुस्कुरा उठे। और ये दिखता है कि किस तरह भारत बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा बना रहा है। मोदी कई बार ये बोल चुके हैं कि भारत न किसी से आंख झुकाकर बात करेगा और न ही आंख दिखाकर, और अब हो भी वही रहा है। मोदी का मैजिक G7 में भी दिखा, जहां G7 देशों ने चीन और रूस को खुलकर चेतावनी दी और भारत के हितों को लेकर सहमति जताई, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता के नाते G7 में शिरकत करने पहुंचा था। पूरी मजबूती से उस मंच पर न केवल भारत बल्कि उन तमाम देशों की बात कही जो पश्चिमी देशों की अब तक अनदेखी का शिकार होते रहे हैं। इधर पपुआ न्यू गिनी ने भी अपनी परंपरा तोड़कर अगर पीएम मोदी का स्वागत किया तो उसकी वजह भी साफ है कि जिन द्वीपीय देशों को कभी छोटे और बहुत दूर होने की वजह से छोड़ दिया जाता था, अब वो भारतीय विदेश नीति का हिस्सा हो चले हैं। और यही वजह है कि फिजी और पपुआ न्यू गिनी ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी पीएम मोदी को नवाजा है। उधर रूस और चीन का आपसी मेलजोल भी एक करार है कि यूरोपीय देशों में अब भारत को विश्वसनीय पार्टनर के तरह भी देख रहे हैं। जाहिर है अब भारत एशिया में मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ नए उभरते ध्रुव की तरह आगे बढ़ रहा है, जबकि उधर अमेरिका सहित यूरोप के कई देश मंदी के साए में है। यहाँ तक कि कर्ज तले दबे अमेरिका को तो डिफॉल्ट होने का भी खतरा है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका हो या रूस, भारत अब किसी देश का मोहताज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से भारत का दबदबा अब दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए या फिर लोकतंत्र की बात की जाए। ऐसे सवाल हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अब भारत मजबूती के साथ में विदेश में नजर आ रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ में जुड़े हैं मनीष गुप्ता, अर्थशास्त्री, और साथ ही रविंद्र सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट, मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले तो रविंद्र जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्या लगता है दुनिया का जो भारत पर बढ़ता विश्वास है, किस ओर ले जा रहा है भारत को? बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है। भारत को इस तरफ ले जा रहा है, परंतु हम, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली ये भारत का कद बढ़ रहा है दुनिया में, भारत की रिकग्निशन बहुत बढ़ रही है दुनिया में। वो सारी बातों पे हम जाएंगे, पर हमें किसी गलत फहमी में ये भी नहीं रहना चाहिए कि हम आज की तारीख में अमेरिका बन गए हैं। ओके, हमारे देश की आज की पर कैपिटा जीडीपी में अगर आप देखें $1,000 पर है, ये देश $60,000 सालाना जीडीपी पर है। हाँ, हम रास्ते में जा रहे हैं, राइट, दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो दौरा था बहुत ही अहम था मेरे ख्याल से, खासकर चाइना को लेकर के और खासकर दुनिया की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। आप देखिए, ये जो ये नॉर्थ यानी कि जापान, फिर मिडिल पैसिफिक यानी कि पापुआ न्यू गिनी, और फिर साउथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया कवर किया इस वक्त पे। मीटिंग हर जगह अच्छी रही। ऑफकोर्स हिरोशिमा में जो रही वो G7 की मीटिंग थी, क्वाड की मीटिंग थी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक रही। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा भव्य रिसेप्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अमेजिंग रहा। बट मेरे विचार
2004 में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक नया डायमेंशन खुला वो है पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी ये जो आइलैंड है आपके दर्शकों हम सबके लिए, यहाँ पर करीब 14 और आइलैंड नेशन हैं और पापुआ न्यू गिनी के साथ मिलकर सारे 14 देशों के साथ मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी की। नाउ इन देशों ने इंडिया से कहा, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम देश है, गरीब है, नो डाउट, राइट, हमारे फूड सिक्योरिटी चैलेंज है, एनर्जी सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया की ये टफल्स चल रही है ना, यानी कि अमेरिका और चाइना के बीच, अमेरिका रशिया के बीच, इसके चलते जो महंगाई हो रही है उसमें हम लोग पिस रहे हैं। और भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमको ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ एक टर्म होती थी एक जमाने में, फिर से इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है कि नॉर्थ जो है हमारा अमीर देश और साउथ कहा जाता था जो गरीब देश है। तो ये बोले कि हम ग्लोबल, इन्होंने लिखित में कहा ठीक है कि हम साउथ में आप हमारा नेतृत्व करो। तो ये एक अमेरिका से नया कायाम खुला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया का रोल में। बिल्कुल। हाँ रविंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या कहती है? मनीष जी, नरेंद्र मोदी, क्या आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अगर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरों की बात, वहां मिलने वाले अतुलनीय सम्मान की बात करें, राष्ट्राध्यक्षों से बढ़ते प्रेम की बात करें या समूचे विश्व में जो भारत की बढ़ती हुई धाक है उसकी बात करें, तो हमें एक बात ये समझ लेनी पड़ेगी कि अब भारत अपने मुकाम से बहुत आगे निकल रहा है। कहीं ना कहीं विश्वगुरु बनने की बात अगर है तो उस पथ पर आगे चल रहा है। सबसे पहले अपने फॉलोअर इकट्ठे हो रहे हैं। वो छोटे देश जिनको लगता है कि भारत उनका रहनुमा बन सकता है, वो छोटे देश जिन्हें लगता है कि भारत के संरक्षण में वो प्रसन्न हैं। और हम जानते हैं भारत अधिनायकवादी नहीं है, लेकिन आज एनर्जी का युग है, समय का युग, ऐसा युग है जिसमें हम संचार से व्यापार बढ़ाते हैं। तो आज भारत की स्थिति ऐसी है कि वो रूस से, इंग्लैंड से, पोलैंड से, जर्मनी से, यूक्रेन से, इन सबसे संबंधों की ऐसी बैलेंस बना के चल रहा है जिसमें वो सभी को साथ कर रख रहा है। यही नतीजा है कि आज वो इजराइल से भी व्यापार कर रहा है, तो फिलिस्तीन से और सऊदी अरब से भी उसके संबंध अच्छे हैं। उधर उसके वो रूस से ना केवल तेल खरीद रहा है, उधर रूस से बेनिफिट ले रहा है और उधर यूक्रेन को लगता है भारत उनकी दोस्ती से उनके युद्ध को रुकवा सकता है। जापान को लगता है कि हम भारत के अगर आर्थिक और रक्षा सहयोग करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। अमेरिका को लगता है कि अगर चीन के अधिनायकवादी नेतृत्व से अगर कोई रक्षा कर सकता है, कोई बचाव कर सकता है, कोई सुरक्षा दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो कहीं ना कहीं भारत की ऐसी बढ़ती छवि के जो कारण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर यही स्थिति रही तो अगले 10 सालों में, अगले 12-15 सालों में भारत विश्व गुरु होने के लगभग करीब होगा। हम पूरे विश्व को दिशा देने में समर्थ है। हमारे पास विश्व की सबसे ज्यादा मैन पावर है और जवान मैन पावर है। हमारे पास सबसे ज्यादा स्किल लोग हैं। अभी हम बेसिक चीजों में जो कमजोर रहे हैं उन पर धीरे धीरे काम हो रहा है। यही वजह है कि विश्व भर में भारत की धाक बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका को लगता है कि भारत के लोग इंटेलिजेंट बहुत हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत के लोग बहादुर बहुत हैं, चीन को लगता है कि भारत के लोग व्यापारी बहुत हैं और रूस को लगता है कि भारत के लोग देशभक्त बहुत हैं, जापान के लोगों को लगता है। लेकिन मनीष गुप्ता जी, ये भी नहीं जुटाया जा सकता ना कि जो भारत की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम पहले पायदान पर हैं। क्या लगता है बढ़ती जनसंख्या के साथ में अर्थव्यवस्था क्या बैलेंस हो पाएगी, क्या आगे बढ़ पाएगी? देखिए निश्चित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए बहुत ही प्रसन्नता का नहीं, परेशानी का विषय है। लेकिन अब अगर आज हम कंट्रोल करना शुरू करें तो अगले 5 साल में, 10 साल में कंट्रोल होने की शुरुआत अच्छे से होगी। क्योंकि इस देश में जातीय धर्म का जो फैलाव है
जो जिस तरह के जातिवादी और धर्मवादी लोग हैं जो देश में, जैसे ही हम जनसंख्या कंट्रोल की बात करेंगे, माइनॉरिटीज के लोग आएंगे कि आप हमारी ये कम करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, धर्म विरोधी बातें, और ये बात वो बात खुल रहेगी। तो वो बहुत लंबा विषय है, उसके 10 साल का समय चाहिए, हमें शुरुआत करनी है। लेकिन बढ़ती हुई तेजी से विशाल और नंबर 1 जनसंख्या हमारे आज के देश की सच्चाई है, हम इसको छुटला नहीं सकते, हमें इसको अपनी ताकत लेना होगा। ठीक है मनीष जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर देखना है, बढ़ती जनसंख्या एक आपदा है, हमें इसको अपने अवसर में तब्दील कर देना है। हमें ये देख लेना है कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे देश के स्किल डेवलपमेंट में, कैसे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कैसे देश के सर्विस सेक्टर में इतना योगदान दे दे कि ये विश्व के विकास विकसित जो देश है उनकी बराबरी की कतार में पहुंच जाए। चलिए ठीक है तो मनीष जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का नेतृत्व सक्षम है इस बात को तय करने में कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या को कैसे हम अवसर के रूप में कन्वर्ट कर दें, विश्व भर को हमारे देश की जनसंख्या से लाभ मिले और बदले भारत न केवल करेंसी कमाए बल्कि अपनी धाक जटा दे। ठीक है रविंद्र जी, जिस तरीके से पिछले मुकाबले की अगर बात करें, पहले जब फॉरेन में लोग रहते थे भारतीय प्रवासी, और अब इन दोनों के बीच का जो तालमेल था, क्योंकि पहले यह भी कहा जाता था कि भारतीयों को नजरअंदाज कर दिया जाता है विदेशों में, अगर बात की जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में ये जो समानता दिखने को मिल रही है, तो क्या इसका कुछ फायदा नजर आ रहा है विदेशों में? अमेरिका में रहता था करीब 10 साल, लेट 90 से अर्ली 2000 तक, तो 2010 तक रहे। तो हमने देखा है जो आप कह रही है कि इंडियन डायस्पोरा को इन देशों को क्या रिस्पेक्ट मिलती थी, और मोदी जी के आने के बाद ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है इंडिया का। लेकिन बेसिक फैक्ट ये है, ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडर है, कैरिस्मेटिक लीडर है, वो स्ट्रॉन्गली कैंपेन करते हैं, पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग है। बट एक बहुत बड़ी चीज जो दुनिया को आकर्षित कर रही है, और मैं भी आता हूँ डायस्पोरा को, वो है भारत की अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ओके, 20 साल पहले जब इंडिया की इकोनॉमी राइज होनी शुरू हुई, उस समय जो डायस्पोरा में भी जो लोग रहते हैं भारत, वो लोग भारत को दोबारा देखना शुरू करें। उससे पहले ठीक है, भारत आते थे आपके एनआरआई अंकल, चाचा, मामा आ गए तो चले गए। बट 20 साल से जब से इंडिया की इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई, तो डायस्पोरा को भी इंडिया में बिजनेस दिखता है। ओके, आप देखो अमेरिका से लोग, स्पेशली बैंगलोर की शुरुआत कीजिए 20-25 साल से, ओवर अ टाइम अब कितने लोग हैं जैसे इंडियन अमेरिकन है जो अमेरिका में भी रहते हैं, वो बिजनेस उनके आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी हो रहा है। सो द पॉइंट इज डायस्पोरा अव्वल तो खुश होता है देख करके, ठीक है भाई हमारा मदरलैंड अच्छा कर रहा है। सेकेंड कि हमारे मदरलैंड का जो नेतृत्व का है, जो अपने देश की वैल्यूज और मार्केटिंग अच्छे से करता है विदाउट डाउट। और तीसरा उन्हें दिखता है कि अब उनके लिए खुद उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड या जो भी कहिए निवेश की अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में दिख रही है। और चौथी बात कि जिसके देश में वो है, मानो ऑस्ट्रेलिया वाले आपने कल देखे, परसों देखे, अब मोदी जी वहां गए थे, हाउडी मोदी हुआ था, टेक्सास में गए थे, उस इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग में मैं भी एक को ऑर्गेनाइजर था, मैडिसन में भी को ऑर्गेनाइजर था, जब करीब 17,000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर हम ये देखते हैं वहां के लोग कि ओके हमारे देश, अडॉप्टेड देश यानी कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के भारत को सम्मान कर रहे हैं, तो आपको फिर और ज्यादा प्राइड महसूस होती है। वे 3-4 कारण है जिनके मिले जुले से जो डायस्पोरा भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं, अब वो ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ भारत की प्रति देख रहे हैं, देखते हैं, और भारत के साथ अपने अपने बिजनेस या बिजनेस ही कहिए, बिजनेस कहिए या पढ़ाई के लिए, आप देखिए आज की तारीख में कितने ऐसे बच्चे हैं एनआरआई के, एनआरआई में वर्ड यूज करो, भारतीय मूल के, फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी, वो अपने बच्चों को यहाँ देखे और उनके बच्चे खुद आते हैं इंडिया में थोड़ा टूरिज्म और थोड़ा सीखने, चलो मैं इंडिया जाके देखता हूँ, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि फ्यूचर की जॉब्स भी इंडिया में है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स का जो मिक्स हो गया है, इसके डेफिनेटली को, हमारी छवि को और हमारी रियलिटी को बहुत बहुत बूस्ट मिलता है, बहुत अच्छा मौका है। बट मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ, हमें इस गलतफहमी में कि हम ही दुनिया के सबसे दूर से दूर और सबसे गोल्डन है। हर
देश में दिक्कतें होती है, अमेरिका के अंदर भी आप देखिए कितनी सोशल प्रॉब्लम्स है, हमारी भी सोशल प्रॉब्लम्स है, हमें इन्हें ओवरकम करना है। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बयान आया था लोकतंत्र को लेकर कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, और अब जो भारत है वो एक अच्छे लोकतंत्र पर, खुद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में अब जो लोकतंत्र है वो काफी स्ट्रोंग होता जा रहा है। तो क्या लगता है विदेशी भूमि पर जाकर अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो क्या उसका असर पड़ता है वहां पर रहने वाले लोगों पर, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं? से छुपी नहीं है, जो भारत में डिबेट्स हो रही है पूरी दुनिया को पता है। आज की तारीख सोशल मीडिया, इंस्टेंट डिजिटल की दुनिया है, राइट। तो कोई राहुल गांधी या कोई भी जो दिल्ली में या लंदन में कहें, वो बात इंस्टेंटली जिनने सुननी है, जो सुन रहे सुन ली जाती है। तो मुझे इसमें कोई वो रविंद्र जी, उसका कोई असर, लोकतंत्र की बातें हो या कुछ भी हो, उन सबका असर जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनके बीच नहीं पड़ता है, या विदेशों में कोई छवि खराब नहीं होती है? पर वो केवल राहुल गांधी की नहीं, वो इंडिया के जो अंदर हो रहा है। देखिए, जो इंडियन ओरिजिन का डायस्पोरा है जो दूसरे देशों में रहता है, वो इंडिया की न्यूज रहते हैं वैसे ही। अब राहुल गांधी ने वहां उनके बीच जाकर के कुछ कह दिया, कितना फर्क पड़ा मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है जो कहा इन्होंने वहां पर, राइट। फर्क जो पड़ता है, और ये हो रहा है, असलियत है, आप देखेंगे हर देश में हमारे इंडियन डायस्पोरा में की डिबेट है, विदाउट डाउट। डायस्पोरा में अमेरिका में भी लोग कहते हैं कुछ कम है बट डिबेट है, ऑस्ट्रेलिया में भी है कुछ कम है बट डिबेट है, कि नॉट इंडिया की डेमोक्रेसी मैं नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स की। देखिए, चीजें तो हमेशा और अच्छी बहुत अच्छी हो सकती है, पर प्रयास तो जारी है ना, मेन चीज वो है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज की राहुल गांधी लंदन में या जहां भी लोग कहते हैं क्या उसका फर्क इसलिए करता, क्योंकि जो लोग भारत की स्थिति को फॉलो कर रहे हैं उन देशों में, उनको ऑलरेडी उन्होंने अपना माइंड बना रखा है, राइट। तो राहुल गांधी वहां दिल्ली में कहें या जो कहे, वो एक ही बात है, बराबर है मेरे विचार। यानी कि रविंद्र जी, भारत की जो छवि धीरे धीरे उभरती जा रही है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि में जा रही है। मनीष जी, अगर बात जीडीपी की जाए, क्योंकि 5वें पायदान पर भारत पहुंच चुका है, क्या लगता है कि आगे और भी ग्रोथ हो सकती है, और किस तरीके से हम आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर? बादलों के पार जाके गिरेगा, ऐसे ही भारत की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत का व्यापार बढ़ रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट घट रहा है, ऐसे में जीडीपी लगातार बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एक और सच्चाई तो ये भी है कि जीडीपी जनसंख्या की वजह से भी बढ़ती है। जैसे आपकी जनसंख्या ज्यादा तो जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, जो निश्चित रूप से विकास का पैमाना नहीं हो सकता। हमारा विकास का पैमाना होना चाहिए, हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना है, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या बेसिक कम्युनिटीज मिल रही। अब आप देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, 75 साल हम लोग हो गए, और हमारे पास बेसिक सैनिटेशन जैसी चीज नहीं है। मानो आप 70वें दशक में आकर, 70-75 साल की उम्र में आप आकर टॉयलेट की चिंता कर रहे हैं, आप नगरों में स्वच्छता की चिंता कर रहे हैं, आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं हम उस दौड़ में पीछे रह गए थे। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि विकास का पैमाना हमें स्वच्छता को बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं ना हो। तो जीडीपी से आगे बहुत चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। प्रसन्नता की बात यह है कि इस सरकार ने लोक लुभावन जनहित की नीतियों को छोड़कर जनता के लंबे हित की बात सोचनी शुरू कर दी है। जहां सड़क पुल के निर्माण विश्व रिकॉर्ड स्थिति में हो रहे हैं, जहां रेलवे में लगातार नई ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, हवाई अड्डे नहीं बन रहे, हवाई अड्डों का कायाकल्प हो रहा है, नए हवाई जहाज आ रहे हैं, नई भारत की तस्वीर जो है वो धीरे धीरे बदल रही है, यातायात बढ़ रहा है। हाँ मनीष जी, भारत की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदल रही है। अगर बात की जाए 2014 से पहले की और अब तक की, अब 2023 चल रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वो जीडीपी का हो या फिर वो इकोनॉमिक का हो, मतलब किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव हुआ है? देखिए, इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं फाइनेंस और वित्त पे चर्चा करूंगा, तो ऐसे में सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में बेसिक फैसिलिटीज में, जैसे शौचालय में, जल में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, गैस
सिलेंडर की जिस तरीके से वृद्धि हुई है, लोगों को चूल्हे से मुक्ति मिली है, वही महंगाई की स्थिति भी थोड़ी सी पहले के मुकाबले अच्छी नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है। हाँ, थोड़ा सा रोजगार में भी सरकार कितना कर पाई है ये हम सबके सामने ही है। इसके अलावा लेकिन अगर हम बात करें रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है, यातायात में आमूलचूल परिवर्तन है, सड़क रेल के क्षेत्र में भयंकर डेवलपमेंट हुआ है। आप देखें तो बदलते तस्वीर में विश्व भर में हमारी जो धाक बढ़ी है, जो हमारी छवि बढ़ी है, बेहतरीन हुई है, मजबूत देश के रूप में हुई है। अब 370 जिस तरीके से हटाई है, 35 से हटाया, कश्मीर को भारत में जो लोगों का विश्वास आया कि कश्मीर हमारा है पूरी तरीके से, इससे क्या, इससे लोगों के मन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बिजली व्यवस्था देश के लगभग हर गांव में बिजली पहुंची है, जो 70 सालों में नहीं पहुंचा पाए थे, वहां परिवर्तन आया है। इसके अलावा देश में रोजगार की स्थिति बढ़ी है, लेकिन नौकरियों की स्थिति नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। रविंद्र जी, अगर बात की जाए G20 से कितना फायदा भारत को होगा, और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद G7 में सम्मिलित हुए थे, कितना फायदा लगेगा, कितना फायदा मिलने वाला है देश को इस ओर? देखिए, बिग पिक्चर में G20 और G7 और भारत के क्षेत्र फायदा ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है इन देशों में, वो देखती है कि उनकी सरकारें भारत की सरकार के साथ अच्छे बन रहे हैं, राइट। इसके चलते वो बड़ी कंपनीज और निवेशक, इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं कि चलो हमें भी इंडिया में हम इन्वेस्ट करें। तो और अगर कोई दिक्कत आई, क्योंकि हमारे लीडर्स और इंडिया के लीडर्स से अच्छे रिश्ते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ा ये होता है, इसके चलते इन देशों के जो बिजनेस है और इन्वेस्टर्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड, हाँ, G20 और G7 में ये होता है कि अलग अलग आपके ट्रैक्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग है, कितना फाइनेंसिंग होनी है उसकी, दुनिया में ट्रेड जो है उसकी इश्यूज को लेकर के, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब चीजों को लेकर जब डिस्कशन होती है, तो भारत भी उस सप्लाई चेन का एक इंटीग्रल सा पार्ट बन जाता है। हमारे जो चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो सबके सामने एक तरह से हमारे सिमिलर है, राइट। तो हमारी भी देश फूड सिक्योरिटी को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, पॉवर्टी एलिविएशन को लेके, क्लीनलीनेस, जैसे अभी हमारे कोलीग कह रहे हैं, एब्सोल्युटली, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन G20 और G7 जब मिलते हैं, इनकी जो सब्सटेंस डिस्कशन होती है इन मुद्दों पर होती है, राइट। तो यस, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश को ही इन चीजों से फायदा होता है इन द फ्यूचर, क्योंकि ये सारी प्लानिंग हो रही है फ्यूचर के लिए कि ओके, अगले साल तक ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आई थिंक दो बड़े बड़े फायदे हैं, जैसे कहा, एक कि इन देशों के जो इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेस हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है भारत में इन्वेस्ट करने का, भारत से ट्रेड करने का, भारत इंपोर्ट करने का। और दूसरी बात यह कि जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ड्रिंकिंग वाटर, ये जो लेकर के इन मुद्दों पे जब डिस्कशंस होती है G20 और G7 पे, तब हमारे चैलेंजेस और हमारे कंसर्न्स भी रखे जाते हैं। और चलते जो लॉन्ग टर्म, रविंद्र जी, समय बहुत कम है तो चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। मनीष जी, रविंद्र जी, आप दोनों मेरे साथ चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा करके भारत वापस लौट चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये 3 देशों की जो यात्रा रही है, इस दौरान कहीं ना कहीं भारत का जो वर्चस्व है, भारत जो उभरता हुआ भारत है, उसकी तस्वीर नजर आई है। क्योंकि अगर तस्वीर नजर नहीं आती तो जिस तरीके से भारत का कल्चर भी हमें विदेशों में देखने को मिला है, चाहे वो बात करें पपुआ न्यू गिनी की, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैर छूकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बताकर इस दौरान उन्हें उनका स्वागत किया है। तो जिस तरीके से भारत उभर रहा है, एक विकास की ओर जो भारत अग्रसर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो भारत को मिलता नजर आएगा, चाहे वो निवेश में हो या फिर डिजिटल के माध्यम से हो, या फिर बहुत ऐसी सारी प्रगति वाले कार्य हैं जहां पर शायद भारत जो है अब आगे और भी एक नई तस्वीर में उभरता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।